आपको अगर मैं पूछूं कि साहब बताइए आपका क्या हाल है, आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। मुझे पहली बार ये पता लगा कि अल्लाह का शुक्र होता क्या है कि साहब एक आदमी मौत के मुंह में जा रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है और 3 महीने के बाद वो सही सलामत वापस आ रहा है और व्हील चेयर पे आ रहा है और ये अल्लाह का शुक्र बजा लाने के अलावा, इसके अलावा अल्लाह का कोई और शुक्राना जो है अदा नहीं किया जा सकता। मसूद साहब थोड़ा और माइंड यू कि मैं मैट्रिक में आई वॉज द यंगेस्ट इन द क्लास, 12वीं में आई वॉज द यंगेस्ट, BA में आई वॉज द यंगेस्ट, एज DSP आई वॉज द यंगेस्ट। हम फिर 54-55 में वापस आ गए। हम बॉर्डर क्रॉस करना उन दिनों में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे अभी तक याद है जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो ये शेर गूंज रहा था। अच्छा, ये भी आपको याद है? हाँ, वो तो मैंने कहा ये कि जो मेरा गाइड था उसने मेरी अंगली पकड़ी हुई थी तो कहने लगा कि क्या बात है ये आप ये, मैंने कहा ये शेर है। कहता नहीं ये शेर नहीं है, ये कुत्ता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अक्सर जब ये शेर पढ़ा जाता है, बड़ी बार आप ऐसी शख्सियात के साथ बैठे होते हैं, शेर पढ़ा जा रहा है और आपका दिल ये सदा देने लगता है कि किसके लिए शेर पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जाना चाहिए था। लेकिन जिस शख्सियत के साथ मैं इस वक्त हूं, मसूद चौधरी जम्मू कश्मीर पुलिस से रिटायर हुए और उसके बाद राजौरी पुंछ के उस इलाके में, जिस इलाके में सड़क 4 लेन अभी तक नहीं हुई, जो इलाका आज भी मेडिकल की फैसिलिटीज के लिए परेशान है, उस गुंजान इलाके में, उस इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर पाकिस्तान से आज भी गोलाबारी होती है, उस इलाके में मसूद चौधरी ने एक यूनिवर्सिटी का कयाम कराया और सिर्फ यूनिवर्सिटी का कयाम ही नहीं कराया बल्कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को राजौरी पुंछ के बच्चों के लिए नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर जो पुरानी थी उसके लिए नहीं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के लिए इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दिया। उस इलाके में वो यूनिवर्सिटी आज वहां के बच्चों को फैज़याब कर रही है। और मसूद चौधरी की एक और तारीफ ये कि इतना सब कुछ करने के बाद और अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर होने के बावजूद सादगी, शराफत, लियाकत, ये तमाम चीजें इनका सबसे बड़ा सरमाया रही हैं। मेरे साथ हैं, आइए बातचीत करते हैं। मसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक तो वक्त देने के लिए। मेहरबानी साहब, मेहरबानी। पहले मुझे ये बताइए कि आज आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। मसूद चौधरी बड़े मुश्किल से मुश्किल हालात से कभी घबराया नहीं, कभी डरा नहीं, कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकी। तो ये जो तकलीफ़ है, क्या इस तकलीफ़ ने आपको कहीं झंझोड़ के कमज़ोर तो नहीं कर दिया? देखिए अभी पिछले दिनों में 17 तारीख को मेरे मतलब जो किताब लिखी गई उसका इजरा था और वो ट्रस्ट की तरफ से उसका इजरा था और उसका सारा इंतज़ाम ट्रस्ट ने किया था। तो ट्रस्ट के अक्सर हमारे जो मेंबर हैं वो ये सोच रहे थे कि शायद मसूद चौधरी साहब वहाँ जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, वहाँ बैठ सकेंगे कि नहीं बैठ सकेंगे। मैंने कहा मैं जाऊँगा वहाँ पे, मैं पैदल चल के जाऊँगा और आपका अगर 4 घंटे का प्रोग्राम है तो मैं 4 घंटे बैठूँगा। और तो वो वाकया हैरान रह गए कि मैंने पूरे टाइम पे वहाँ उनको टाइम दिया, बाकायदा मैं वहाँ बैठा, शमूलियत की मैंने उस प्रोग्राम में और जो कुछ मुझसे बन पड़ता था वो कहा भी मैंने। वो उसकी वो तवक्का नहीं रखते थे कि वो उस ज़ोर शोर से मैं बात करूँगा या तकरीर करूँगा। तो कमज़ोरी की बात जो होती है वो होती है कि आपका हौसला टूट जाए। देखिए मैं काफ़ी अर्सा अदालत में रहा और ये कभी था नहीं मेरी ज़िंदगी में।
और उसमें ये है कि जैसे हॉस्पिटल में रहेंगे आप, तो आप हैरान होंगे कि मैं 4-5 महीने अस्पताल में रहा हूँ, मुझे बुखार नहीं था, मुझे टेम्परेचर नहीं था। वो सब हैरान थे कि भाई आप बीमार हैं और आपको टेम्परेचर क्यों नहीं। मैंने कहा ये तो आप बताएं ना, टेम्परेचर नहीं थे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो हॉस्पिटल की जो खाना था वो गुजरों का खाना नहीं है। वो हॉस्पिटल का जो खाना था वो हमारे जम्मू वालों का खाना नहीं है, वो कश्मीरियों का खाना नहीं है। और अल्लाह आपको अस्पताल में ना लगाए, आप वो खाना नहीं खा सकते, तो मैं वो खाना खा नहीं सकता था। जब मैं घर आता था तो मैं खाना खाता था। जब कहते थे नहीं जी आपको तकलीफ ज़्यादा है या आपको परेशानी हो तो आप क्या, तो आई थिंक एक वजह ये थी कि जो हॉस्पिटल की जो वो डाइट है वो मुझे सूट नहीं करती। तो मैं कोई ज़्यादा खाना खाता नहीं हूँ, लेकिन जो खाता हूँ वो तो सूट करना चाहिए ना मुझे, मेरी लताफत को और मेरी, तो वो ये था। तो उससे तो मैं कमज़ोर तो हो गया। दूसरे ये है कि आप अगर 4-5 महीने में तो असर खाना ना खाएं तो फिर तो आपकी ये हालत होनी है। मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता, लेकिन बाहर का लोगों के कहने से फिर ये समझता हूँ कि मैं वाकई कमज़ोर हूँ। लेकिन मुझे चौधरी साहब बताइएगा, कोई चीज़ तो ऐसी है जो आपको हिम्मत दे रही थी, जिसने आपका हौसला बांध कर रखा, जिसने आपका हौसला टूटने नहीं दिया, कि नमूनिया भी हुआ और आप उससे भी बाहर आए। कोई चीज़ तो थी कुछ। देखिए बात यह है कि आपको अगर मैं पूछूं कि साहब बताइए आपका क्या हाल है, आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। मुझे पहली बार ये पता लगा कि अल्लाह का शुक्र होता क्या है। उनको कहिए साहब क्या हाल है आपके, सब ठीक है, तो आप कहेंगे साहब अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है क्या? तो पहली बार जब मैं मुसलसल 3 बार हॉस्पिटल में रहा, मुसलसल अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार? हाँ, पहली बार मुसलसल। और जब मैं गया था तो मुझे वो बाय एयर एम्बुलेंस हमसे ले गए। और मुझे लगता था कि मुझे तो नहीं लगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन जो ले जाने वाले थे उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो जब मैं हॉस्पिटल के गेट से वापस निकला तो आप यकीन करें कि मैंने पहली बार अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मुझे अल्लाह का शुक्र के माने पता लगे। मैंने अक्सर दोस्तों को सुनाया है कि साहब एक आदमी मौत के मुंह में जा रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है, और 3 महीने के बाद वो सही सलामत वापस आ रहा है और व्हील चेयर पे आ रहा है। और ये अल्लाह का शुक्र बजा लाने के अलावा, इसके अलावा अल्लाह का कोई और शुक्राना जो है अदा नहीं किया जा सकता। मसूद साहब थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ मसूद चौधरी डीजीपी को जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मसूद चौधरी वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वीवीआईपीज़ की क्लास में रहने वाले मसूद चौधरी। मैं थोड़ा सा आपके बचपन पे आना चाहूँगा कि उस गांव का ज़रा तज़करा हो, ज़रा जिक्र हो उस गांव का और उस बचपन का, और आपके माँ बाप का थोड़ा सा जिक्र हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि मसूद चौधरी के अब्बा और अम्मी कौन थे, रहते कहाँ थे और कहाँ से मसूद चौधरी यहाँ पहुँचे हैं। देखिए मेरी पैदाइश एक गांव में हुई, गांव जो मैंडर प्रॉपर से 19 किलोमीटर रोड पे है। ठीक। मेरी वालदा जब मैं 5वीं तक पढ़ता था तो ये कोई 7 किलोमीटर स्कूल दूर था, और जब मैं 8वीं तक गया तो ये कोई मेरे घर में अब 19 किलोमीटर हो गया। तो मुझे याद है कि वो सुबह होने से पहले अजान हो रही होती थी तो परौंठियाँ मेरे बस्ते में डाल के मुझे स्कूल घर से स्कूल के लिए निकाल देती थी। तो रास्ते में जाके
आधे रास्ते में जाके मुझे वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती थी। मैं अकेला था। और माइंड यू कि मैं मैट्रिक में आई वॉज द यंगेस्ट इन द क्लास, 12वीं में आई वॉज द यंगेस्ट, BA में आई वॉज द यंगेस्ट, एज DSP आई वॉज द यंगेस्ट। अपने इलाके से, पुंछ के अपने इलाके से क्लास में जी। तो जब मैं यहाँ DSP ट्रेनिंग करता था तो वहाँ जो अफसर आए वहाँ, तो उन्होंने कहा कि आर यू दी ओनली बेब इन अमंग द अंकल्स, आर यू ऑन द बेब अमंग द अंकल्स। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई ये क्या कह रहा है। यानी मैं उम्र से छोटा था। मैंने आई वॉज जस्ट 16 years of age when I did मैट्रिक। मतलब मार्च। और ये मसूद साहब उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में 16 साल की उम्र में मैट्रिक करना एक नहीं, अजूबा था। मेरे वालिद ने तो 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में की। तो वो तो 20-22 साल तो नॉर्मल होती थी। अच्छा, वालिद क्या करते थे चौधरी साहब आपके? मेरे वालिद had a long life but finally he was a teacher. He was a school teacher. अच्छा, तो अम्मी, आपकी अम्मी क्या करती थी? मेरी अम्मी जो है वो पढ़ी लिखी तो थी, पढ़ लेती थी। वो उस ज़माने में हमारे यहाँ सैफ मलूक वगैरह, ये जो लोकगीत हैं, ये जो है वो किताबें होती थी, तो वो अक्सर वो पढ़ा करती थी और गाया करती थी। अरे चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, जब आप पैदा हुए, गुजरों में पढ़ने का कल्चर था? पढ़ते थे गुजर, या हमको ये लगता था यार पढ़ाई हमारे बस का रोग नहीं, हमारे बस का तो यही है कि माल मवेशी हैं, हमारे पास भेड़ बकरियां हैं, इन्हीं को चराना, दूध देना लोगों को और यही सब करना? देखिए, बात यह है कि गुजर्स एक लोकेलिटी में रहते हैं। अक्सर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेलिटीज़ जो हैं वो डोमिनेटेड बाय गुजर से। ठीक। तो ये गुजरे तो गुजर ही हैं, कोई दूसरे आधे दूसरे भी होंगे। तो पढ़ाई का कोई रवाज नहीं था। अच्छा, रवाज नहीं था। दूसरे ये है कि फाइनेंशियल वीकनेस इतनी थी कि जब मेरे वालिद जिक्र किया करते थे, खुदा मग़फ़िरत करे उन्हें, कि जब उन्होंने 5वीं में वो सेंटर में फर्स्ट आ गए, तो जो वहाँ जो इम्तिहान लेने वाले थे, मलिक गुलाम रसूल नाम था उनका, और वो पंजाब से थे और हाई स्कूल के वहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज थे। तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें 2 रुपये वजीफ़ा महीना दूंगा। 2 रुपये वजीफ़ा महीना, तुम चलो। यानी पूरे इलाके में, पूरी आधी तहसील में एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है, तो कहा कि ये बच्चा बड़ा ज़हीन है तो इसको दाखिल किया जाए। ठीक। मेरे वालिद भी दाखिल होना चाहते थे, लेकिन 2 रुपये के अलावा जो खर्चा वहाँ आएगा वो कौन देगा? तो पूरे गांव में एक पंचायत हुई। 2 रुपये के लिए पंचायत हुई? हाँ, पंचायत हुई और पूरे गांव में पंचायत हुई, और पंचायत वालों ने ये फैसला किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा इन्हें कोई और काम करना चाहिए, इन्हें कोई टेलर मास्टर का काम करना चाहिए या और का काम करना। सो फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि ही विल नॉट गो फॉर फर्दर एडमिशन। ठीक। फिर इन्होंने रोना शुरू किया, मेरे वालिद ने, तो वही फरमाते हैं, तो रोना शुरू किया। तो फिर मेरे जो एक चचा थे, इनके बड़े भाई, तो उसने कहा कि मेरे वालिद का जो नाम था इसमें ग्रामी, वो फैज़ अहमद था। उसने कहा फैज़ अहमद को पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊँगा उसको। लेकिन बेसिक पुंछ डिस्ट्रिक्ट का मिजाज डिफरेंट था कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में शायद गुजर पढ़ना चाहते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ लोग इनके नेता कहा जाए, लीडर कहा जाए, वो चाहते थे कि लोग पढ़ें। आप यकीन करेंगे मेरे वालिद जो है पूरे उस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो रावलाकोट और वो अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं पुंछ के। बिल्कुल। तो ही वॉज द फर्स्ट मैट्रिकुलेट। फर्स्ट मैट्रिकुलेट इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। और पूरे जब स्कूल में ये पढ़ते थे तो ये एक ही थे मैट्रिक में। अच्छा। और चौधरी साहब, अगर ये मान लिया जाए कि गुज्जर बिरादरी का पहला मैट्रिकुलेट फैज़ अहमद था, तो क्या ये सही है?
हाँ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पहले मैट्रिकुलर मेरे वालिद बाबू फैज़ अहमद थे। अच्छा। अच्छा, और उसके लिए भी बड़ी तगोदहद और लंबी चौड़ी कहानी है, उनकी एक अपनी कहानी है। और फिर जब उन्होंने मैट्रिक किया तो फिर ये लंबे चौड़ा मामला है। फिर उसके बाद ये गदर का सिलसिला हो गया, और उसके बाद गदर के बाद फिर ये है कि उथल पुथल हो गए। हमें कुछ अरसे के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाना पड़ा। और यहाँ पे उस ज़माने में इनको, मेरे वालिद को उन्होंने नायब तहसीलदार सेलेक्ट किया ट्रेनिंग के लिए, और ये ट्रेनिंग कर रहे थे एज ए नायब तहसीलदार, और एज ए स्पेशल केस क्योंकि गुजर हैं और ये मैट्रिक पास हैं, तो लिहाजा इनको नायब तहसीलदार ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो 47 के बाद फिर जब हम पीओके में हमको धकेल दिया गया, धकेला लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग अधूरी नहीं थी, तो ये लिहाजा तहसीलदार तो नहीं बने। फिर वहाँ जो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ ही एक जगह बांडी गोपालपुर है, आप उसको बांडी अब्बासपुर कहते हैं, हाई स्कूल था, वहाँ ये टीचर हो गए, टीचर लग गए, वहाँ ये टीचर लग गए। और ये जो बिल्कुल नज़दीक है, ये जो बॉर्डर पुंछ की अगर आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो पुंछ की बॉर्डर से कोई 10 किलोमीटर उस तरफ हाई स्कूल, अब उसका नाम अब्बासपुर है, अब्बासपुर है अब उसका नाम। तो अब उस पर वहाँ ये टीचर रहे, और क्योंकि ये इनका मामला वाहिद था, ये अकेले थे, और मेरे मामू और बाकी सारा कुंबा जो है वो इधर थे, तो फिर हमको वापस आना पड़ा। तो हम फिर 54-55 में वापस आ गए। हम बॉर्डर क्रॉस करना उन दिनों में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे अभी तक याद है जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो ये शेर गूंज रहा था। अच्छा, ये भी आपको याद है? हाँ, वो तो मैंने कहा ये कि जो मुझे जो मेरा गाइड था उसने मेरी अंगली पकड़ी हुई थी, तो कहने लगा कि क्या बात है ये आप ये, मैंने कहा ये शेर है, कहता नहीं नहीं ये शेर नहीं है, ये कुत्ता है। शेर नहीं, कुत्ता है। मैंने कहा बच्चा डर जाएगा ये। तो मैं और मेरी वालदा और मेरा छोटा भाई और मेरी बहन और हम जो है आराम से बॉर्डर क्रॉस करके पर ये यहाँ आ गए। यहाँ मैं आके दाखिल हो गया स्कूल में, किसी ने हमको पूछा नहीं। और वो जो प्राइमरी स्कूल था उसमें दाखिल हो गया। प्राइमरी स्कूल में दाखिल हो गया आप? तो जाहिर है कि मैं उसको तो अब्बा जी ने क्या काम शुरू किया यहाँ आकर? अब्बा जी को कुछ अर्सा तो इंतजार में रहना पड़ा। उसके बाद इनका 57-56 में इनका भी जो है वो टीचर का ऑर्डर हो गया और ये भी टीचर हो गए। ठीक। कहने की बात सिर्फ इसमें ये है कि इस सारे मामले में उस वक़्त पूरे मेहंदर डिस्ट्रिक्ट में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में शायद 2 या 3 टीचर थी जो इसका हमारी कम्युनिटी से थी। उनमें एक आपके अब्बा थे? उनमें एक मेरे अब्बा थे। अरे मसूद साहब, मुझे ये बताएं, ये तो आपके अब्बा का हो गया। आपने जब स्कूलिंग शुरू की तो क्या पढ़ाई आसान थी? आपकी दिलचस्पी थी पढ़ाई में, या आप भी हम जैसे तालिब इल्म थे कि भाई पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो छोड़ दो यार, ये मुसीबत है? देखिए, एक तो बात यह है कि जो टीचर था उस ज़माने में वो रिस्पेक्ट बहुत कमांड करता था। यानी जो हमारे स्कूल में, मैं मैंडर में जब 6ठी में मैं मैंडर में चला गया, मैंडर प्रॉपर में, तो 90% नॉन मुस्लिम टीचर थे, हिंदू। हमारा जो हेडमास्टर था मिस्टर ओगरा, ही वॉज फ्रॉम कश्मीर, 12वीं पास है, 8वीं स्कूल का हेडमास्टर है। 12वीं पास, 8वीं स्कूल का हेडमास्टर? हाँ, तो टीचर ही नहीं मिलता था वहाँ पे कोई, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कोई टीचर ही नहीं आपको मिलेगा। और मुस्लिम में, ओवरऑल मुस्लिम में पॉपुलेशन, एजुकेशन की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी कम थी। तो लेकिन ये था कि टीचर जो है उनका बड़ा फादरली एटीट्यूड था। अच्छा। तो जिस दिन मैं स्कूल दाखिल होने गया 6ठी जमात में, और मैं सबसे छोटा, थोड़ी शक्ल भी डिफरेंट, हम डिफरेंट कैसे मसूद साहब?
शक्ल कैसे different? शक्ल ऐसे डिफरेंट कि शायद मेरे वालिद क्योंकि उस्ताद थे, टीचर थे, तो कपड़े वपड़े ठीक लगे हुए थे। अच्छा, मतलब सूट बूट ठीक ठाक था, सूट वूट तो नहीं था, वो कोई बड़ा मतलब कपड़े धुले हुए थे, साफ सुथरे। साफ सुथरे, थोड़ा बेहतर थे, मुझे नहीं लगा वो। मतलब आप ये उनमें कहने एक टीचर अभी आज भी जिंदा है, एक टीचर उनमें, मिस्टर रमेश चंद्र शर्मा। जी जी जी। तो जब गेट से मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने आदाब किया, और उसने ये कहा, जो मेरे कानों में भी पड़ा, उसने कहा कि ये लड़का जो है ये कुछ बन जाएगा ज़िंदगी में। ये आपके उस्ताद ने कहा? मिस्टर रमेश शर्मा जो आज जिंदा हैं, ये बेयर करेंगे कि बाकी भी तीन लड़के थे ना इकट्ठे जा रहे हैं झुंड में स्कूल दाखिल होने के लिए छठी जमात में। तो मैंने कहा कि साहब आदाब आदाब। तो उसने कहा कि ये लड़का कुछ बनेगा ज़िंदगी में, ये इसकी शक्ल ढकल से ठीक लगता है ये। अब आगे क्या कहा ये मुझे इतना याद है, मुझे ये याद है, और ये उसको भी याद है। आज भी जो कभी मिलते हैं वो तो ये कहते हैं। तो वो टीचर्स का जो एक मामला ये था उस ज़माने में कि वो बच्चे के वालिद में और टीचर में कोई फ़र्क नहीं समझते थे। ठीक। दूसरा ये है कि लड़के भी टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और तीसरा ये है कि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सख्त था उस ज़माने का कि भाई आपको अगर अंग्रेज़ी आती है तो आनी चाहिए, फारसी आती है तो आनी चाहिए, और पर्शियन आती है तो आनी चाहिए, और फिर वो हमारे रास्ते में हमको पर्शियन याद करके जाना है, उसके गर्दाने याद करके जाना है। और पता नहीं आपके शायद वालिद पर्शियन पढ़ाते थे या क्या, मेरा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है तो वो पर्शियन में गर्दान होती है, जैसे आई ईट, अब पता नहीं अब क्या कहते हैं, भूल गया मुझे। आई ईट, वी ईट, शीट्स, ये आपको सब याद करना पड़ता था। एक सिस्टम था कि भाई अब स्कूल जाने से पहले हमको ये याद करके जाना है, या मतलब पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है, इंटरेस्ट लेना है वहाँ। उस ज़माने में एक चीज़ जो बहुत ही बुरी समझी जाती थी वो ट्यूशन थी। वो एक ऐप समझ जाता था कि भाई ये ट्यूशन पढ़ रहा है, नालायक बच्चा है, ट्यूशन पढ़ रहा है। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि नालायक है या लायक है, लेकिन ये कि अच्छा नहीं समझा जाता था। ठीक। और मैट्रिक के बाद फिर हमारे ये ज़माना बदल गया। आज पुंछ में मैंने मैट्रिक किया, वो 8वीं तक था। मेरा ये रहा कि एक जमात हमेशा में पीछे रहा कि जब मैंने मैट्रिक किया तो मेंढर में हाई स्कूल नहीं था। मेंढर में हाई स्कूल नहीं था? आज कर्सी जावेद राना मेरे ख्याल में 100 हाई स्कूल है वहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उस वक्त हाई स्कूल नहीं था। जब मैंने 12वीं किया पुंछ से तो कॉलेज नहीं था पुंछ में। कॉलेज नहीं था पुंछ में? पुंछ में कॉलेज नहीं था, पुंछ में कॉलेज नहीं था। कॉलेज वाज ओनली इन जम्मू। डोडा में नहीं था, और कठुआ में नहीं था, और रजौरी में तो ये कल बना कॉलेज। ठीक। तो एक साल पीछे जब मैंने बीए फाइनल किया तब पुंछ में कॉलेज हो गया। जब वो पुंछ में कॉलेज हो गया तो वो एक साल हमेशा बैकलॉग में रहा मामला। और लेकिन बैकलॉग में होने के बावजूद मसूद चौधरी सबसे कम उम्र ग्रेजुएट थे इस पुंछ इलाके के। लेकिन ना कम उम्र ग्रेजुएट ये है कि हमारे टोटल ग्रेजुएट 5-6 लोग थे हम उस जमाने में, आपके वक्त में, आपके दौर में। पुंछ रजौरी इंक्लूड करें ना आप। पुंछ रजौरी में 5-6 ग्रेजुएट। हाँ, 5-6। पढ़ने का रिवाज ही नहीं। मैं नाम देखिए, पढ़ने का रिवाज ये था कि आप यकीन करेंगे कि पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में देहात में कोई पक्का मकान नहीं था। ठीक। वो कोई पक्का मकान नहीं था। मैं ये तो कह रहा हूँ। वो तो पहला जब मैं डीएसपी बन गया तो हमने कहा कि टीन डालो इस पर। अच्छा, आपने बता। तो वो अभी मेरे मकान को वो बंगला कहते हैं, हालांकि वो अब तो लोगों ने 20-20, 30-30, 40 लाख रुपए मकानों पे खर्च किया, लेकिन बंगला सिर्फ पूरे मेंढर में मेरे मकान को कहा जाता है। बंगला आपके मकान? हाँ, किसी को बंगला नहीं कहते हो, क्योंकि वो बना उस ज़माने में। तो बड़े गुर्बत का दिन थे मजमूई तौर पर। ठीक।
सादगी के दिन थे ठीक। और ये था कि ईमानदारी के दिन थे। अरे मसूद साहब मुझे ही बताइए, उसके बाद आपके कैरियर पर आएंगे, ये गुज्जर पहाड़ी की बीमारी जो इस इलाके में आई है, ये उस जमाने में भी थी या ये इस नए जमाने की पैदावार है जब ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, अक्लमंद हो गए? पढ़े लिखे तो अब भी नहीं हुए, माफ़ करेंगे आप मुझे, उसे पढ़ा लिखा कोई नज़र नहीं आया। देखिए, जब मैंने डीएसपी, जब मैं एलएलबी की मैंने 66 में, तो एमएलए पुंछ, एमएलए मेंढर, एमएलए रजौरी, एमएलए दराल, सारे एमएलए जो वहाँ के लीडर थे वो इकट्ठे होके सादिक साहब के पास गए कि ये लड़का जो हमारा एलएलबी करके आया है इसको डीएसपी बनना चाहिए। अगर ये पहाड़ी और गुजर का मसला होता तो मेरी सिफारिश कौन करता वहाँ पे? गुजर तो कोई था ही नहीं। ठीक। गुजर तो कोई एमएलए था नहीं। मेरे ख्याल में असलम साहब तभी कोशिश कर रहे थे एमएलए बनने की, और मियाँ बशीर साहब थे गालबन एक एमएलए पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में। लेकिन किसी के जहन में ये नहीं आया कि साहब ये गुजर है तो ये डीएसपी बन जाएगा और पता नहीं तो वो कर देगा, तो वही कर देगा। 2 मिनट सर,